आज मैं थोड़ा क्या कि हम कैसे हम जीनोम वाइड एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे और उनको कैसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी हुई है पहले? क्या होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स? बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस को अगर हम मिलाएं तो क्या चीज बनती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब है बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि दैट कंबाइन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। इट फोकस ऑन एक्विजिशन, स्टोरेज, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। अच्छा, अब डाटा साइंस के बारे में जानते क्या है बच्चे? व्हाट इज द डाटा साइंस? इस दफा पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा मेरिट अगर हाई हुआ है ना, तो वो एमफिल इन या बीएससी इन डाटा साइंस। अब डाटा साइंस है क्या कि आपके पास कोई डाटा है। डाटा किसे कहते हैं? एक इंफॉर्मेशन है जो फर्ज किया हमने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि बायोलॉजी के एफएससी में डिफरेंट आप स्कूल से आए, कॉलेज से पढ़ के आए होंगे। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन हो कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो, आप किस कॉलेज से पढ़े हो, तो ये डाटा है। ये क्या है? इसी तरह आप सबकी हाइट कितनी है, किसी की 5.7 है, किसी की 5.65 है, किसी का 5.61 है। दिस इज ऑल इज कॉल्ड डाटा। ये क्या है? डाटा। लेकिन उस डाटे में से इंफॉर्मेशन निकालनी, दैट इज नोन एज डाटा साइंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपको ना मैंने थोड़ा सा उस दिन मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम के बारे में। क्या था एल्गोरिथम? स्टेप बाय स्टेप जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन जब बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स आए, रिसर्च आई, तो पता चला कि बायोलॉजी, देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ ह्यूज डाटा ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंसेस का, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डाटा एंड आल्सो टू मेक सम सरप्राइजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन दैट डाटा। ठीक है। हमने कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज करनी है, हमने कोई इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये डाटा है क्या, व्हाट इज दिस डाटा एंड व्हाई दिस डाटा इज इंपॉर्टेंट। बीइंग अ रिसर्चर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, वी नीड टू फाइंड आउट कि इसके अंदर है क्या। ठीक है। तो वो हमें मालूम होता है डाटा साइंस से। किससे? पुराने जमाने में मैंने कहा था कि अलजबरा था, अलजबरा से एल्गोरिथम बना। अब आपके पास एक डीएनए की सीक्वेंस है, ATGCCAD। अब पहले इसको अलाइन करते थे। अलाइनमेंट का पता क्या होती है? फर्स्ट के दो सीक्वेंसेस है हमारे पास, एक ये है, एक है ATGGAAD। ये बताएं इन दोनों सीक्वेंसेस में फर्क क्या है? यहां हम देखें तो ये तीनों एटीजी है। ठीक है। जहां एटी है। अब ये सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है कि ये सिमिलर है। ये क्या है? जहां पर सिमिलरिटी नहीं है, देयर इज नो सिमिलरिटी इन एन अदर पार्ट। ठीक है। ये तो हमने विजुअली छोटी सी सीक्वेंस थी, बड़ा ही छोटा सा एक डाटा था, हमने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे के हमने ये मालूम कर लिया। लेकिन अगर ये 5,000 बेसिस का डाटा हो, 5,000, 10,000 न्यूक्लियोटाइड हो, और फिर ये भी 5,000 हो, और ये 50, इसको मैनुअली करना हमारे लिए मुश, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, आपको काफी टाइम लगेगा। अब हम इसका कंप्यूटर साइंस वालों को कहो कि यार ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास इतना बड़ा डीएनए का डाटा है, लेकिन हम उसको एनालाइज तो हमें पता है कैसे करते हैं, लेकिन उसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग बड़ा है। क्या है? तो हमने कंप्यूटर साइंस वालों को कहा कि इसका ऊपर एल्गोरिदम बनाओ। हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बताया कि आपने पहले सीक्वेंस कैसे करनी है, फिर उसको मैच करना है, तो उसमें से जो मैच वाले होंगे उनको आपने इतने प्लस नंबर देना है, जो मिसमैच होंगे
अब इसके ऊपर एक एल्गोरिदम बना दो, इसको कोडिंग, इसके ऊपर कोडिंग कर दो, वो कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बना दो, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये सीक्वेंस डालें, उसकी जो वो खुद ही कोडिंग में कन्वर्ट करे। हमें नहीं पता कि वो कोडिंग क्या है, वी डोंट नीड टू नो व्हाट इज द कोडिंग इन दैट। वो कंप्यूटर साइंस वालों का काम है। वो क्या है, हमारा काम क्या है, अपर वर्क इज टू अंडरस्टैंड द डाटा। ये ऐसे ही है, अगर आपने गाड़ी चलानी है ना, तो आपको गाड़ी का इंजीनियर बनना पड़ेगा या ड्राइवर बनना पड़ेगा? यू डोंट नीड टू मेक एन इंजीनियर और मैकेनिक, आपको ड्राइव करना आना चाहिए। इसी तरह जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये जो आप बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर कोडिंग आती है तो बहुत अच्छा है, आती है, वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हुए, वो अच्छा है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया सारी कोडिंग सीख रही है। लेकिन आपने इसके ड्राइवर बनना है। ड्राइवर का मतलब इसको चलाना कैसे है, इसको चलाना कैसे है, तो ये अब आपने इसके ऊपर लर्निंग में आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चरल जो प्लांट स्पीशीज हैं, उनके अंदर जो जीन्स हैं, उनकी फैमिलीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसमें से हमने उनके फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से जीन्स हैं जिसको हम कहेंगे लैब के अंदर जाके इस जीन को म्यूटेट करो, इस जीन को ओवर एक्सप्रेस कराओ, इस जीन को क्लोन करो। आप धारा बायोटेक्नोलॉजी वाले यही करते हैं ना, जीन आइसोलेट करते हैं, क्लोन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और उसका एक्सप्रेशन लेते हैं, और उससे हमें एक प्रोडक्ट बनती है। लेकिन ये सारा काम करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट जीन, किस जीन को टारगेट करना है, किस, अगर हमें पता ही नहीं है कि किस जीन को टारगेट करना है, हम कैसे उस जीन के ऊपर के साथ खेलेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीन को टारगेट करना है और क्यों? पहली बात है, इस जीन को टारगेट करना है, क्यों करना है? कि ये ड्राउट टॉलरेंट है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, ये अच्छा अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, ये अच्छी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें पहले, सबसे पहला काम क्या है कि हमने उनके जीन के फंक्शन को स्टडी करना है। उसके लिए पहले बड़ा मुश्किल होता था जीन के फंक्शन को स्टडी करना। अब क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ गई है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग अवेलेबल है, अब टोमेटो का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है, ह्यूमन का सारा जीनोम, इतना डाटा अवेलेबल है दुनिया के अंदर कि उस डाटा को स्टडी नहीं किया गया अभी तक। हर क्रॉप का जीनोम अवेलेबल है, हर बैक्टीरिया का जीनोम, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का जीनोम अवेलेबल है। लोग अपना जीनोम, उसका डाटा जनरेट करते हैं, उसको एक वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं, एंड वो फिर वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इसके ऊपर स्टडी करो कि ये डीएनए की सीक्वेंस के पैटर्न्स क्या है, इनके अंदर दो जीन आपस में डिफरेंट क्यों है, किस जगह चेंज है, किस जगह, ठीक है, किस जगह उस, अगर एक जीन है दूसरे जीन से अलील है, अगर वो अलील एक दूसरे से क्यों अलील है, क्योंकि उसके अंदर दो जगह पर न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आई है, म्यूटेशन आई है, ठीक है, उस वजह से ये बड़ा आर है, ये छोटा आर है, फर्ज किया, आर बड़ा आर क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा, छोटा आर रिसेसिव होगा, ऐसे ही होगा ना, यू गॉट माय पॉइंट ना? एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। वो किस वजह से होता है? उसके डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाती है। अच्छा, रिसेसिव का मतलब होता है कि वो अपना काम नहीं करता, वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट किसे कहेंगे? फर्ज किया, ये पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ये क्या है, ये एक जीन है, इस जीन का नाम क्या है? पेंसिल। इस जीन का नाम क्या है? अच्छा, अब ये जीन, इसका काम क्या है? लिखना। यहां पर हम करते हैं तो लिख लेता है। अगर ये आखिरी टिप इसकी ये कट कर दी जाए, ये पेन होगा, अब पेंसिल होगी, बॉल पॉइंट होगी, ये
काम नहीं करेगी। अच्छा, हम इसको आपको पेंसिल वाला जीन नहीं कहेंगे, ये रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट का मतलब चेंज हो गया, खराब हो गया। ये क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया। ये अब हम इसको जीन की फॉर्म में, अब हम इसको वो जीन नहीं कहेंगे। मेरी बात की समझ आई? अब हम उसको वो जीन नहीं कहेंगे, बिकॉज उसकी वो जो डोमेन वो काम की नहीं रही, इसलिए। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जीन काम का है कि नहीं है? इसके लिए हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल से हमें ये पता चल जाता है कि ये जीन काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, मैंने उस दिन भी शायद आप लोगों को बताया था कि दो क्रॉप्स हैं। क्या है? दो क्रॉप्स हैं हमारे पास। एक है टमाटर और एक है कलर ग्रास। क्या है? तो चलिए, हमारे पास दो क्रॉप्स हैं। एक है टमाटर, टोमेटो, और दूसरा है ग्रास, कलर ग्रास। आपने कलर ग्रास नाम सुना हुआ है? ये कहां ग्रो होती है? कलर ग्रास एक ऐसी ग्रास है जो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट ग्रास है। क्या है? जहां बहुत ज्यादा सॉल्ट भी हो, परफॉर्म वेरी वेल। देयर इज। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? यहां से क्वेश्चन क्या राइज होता है बच्चे? कलर ग्रास सॉल्ट के ऊपर ग्रो करती है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि वो ऐसी क्या चीज है उसके अंदर कि वो सॉल्ट टॉलरेंट है। ये क्वेश्चन होता है ना, जहन में आएगा ना। आपकी चीज बड़ी इंटेलिजेंट है, ये क्यों इंटेलिजेंट है? इसके ऊपर पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। भी अलामा इकबाल ने ख्वाब देखा, क्यों देखा? ऐसा उसने ही क्यों देखा? मैंने या जीआर ने या किसी और ने क्यों नहीं देखा? समझ आई ना? तो ये एक पॉइंट, जब भी हम क्वेश्चन रेज करते हैं ना, तो आपका नॉलेज बड़ा पड़ता है। फिर उसका जब आंसर ढूंढते हैं ना, साइंस ऐसे करते हैं, जो क्वेश्चन रेज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कलर ग्रास है। व्हाई दिस ग्रास इज ग्रोइंग अंडर हाई सॉल्ट सलाइन कंडीशन? उसी सलाइन कंडीशन के ऊपर टोमेटो ग्रो किया। टोमेटो की नॉर्मल कंडीशन में यील्ड आती थी 80 पर किया, 80 ग्राम, 80 किलोग्राम, 80 टन। ठीक है। लेकिन जब इसको कंट्रोल कंडीशन में इसकी 80 आई, लेकिन जब हमने साल्ट दिया तो इसकी यील्ड रहेगी 50। समझ आई? अब एक और ये है, बट ये इसकी भी 80 आती है, बट क्या मैं कह रहा हूं, ये इसके 100 आती थी यील्ड। लेकिन जब साल्ट स्ट्रेस दिया तो इसकी रह गई 97। व्हाट डज इट मीन? बताइए, व्हाट डज इट मीन? कोई देश कम हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई। कम हुई है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कम हुआ है। साल्ट की वजह से ये जो पौधा है इसकी यील्ड हो गई कम। इसलिए हम कहेंगे ये साल्ट सेप्टिबल है या साल्ट सेंसिटिव क्रॉप है। ये क्या है? लेकिन ये वाली जो क्रॉप है, साल्ट टॉलरेंट, साल्ट रेजिस्टेंट, जो भी है, इसको कोई भी नाम देते, ये दैट प्ले वेरी गुड रोल ड्यूरिंग साल्ट स्ट्रेस। अब यहां से क्वेश्चन क्या राइज होता है? व्हाई दे आर साल्ट टॉलरेंट एंड व्हाई दे आर साल्ट ससेप्टिबल। अब ऐसा कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है इस और अच्छा, उससे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि साल्ट क्या होता है। सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही है। साल्ट ऐसा क्या करता है कि यील्ड कम हो गई? साल्ट ने अंदर जाके प्लांट के अंदर ऐसा क्या किया
कि देयर इज अ रिडक्शन इन द, अच्छा एक आम माली टेक्नीशियन, आम लैब अटेंडेंट एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने पौधा ग्रो किया, साल्ट सेल्स दिया, उसने आगे हमें बता दिया कि टोमेटो की यील्ड कम हो गई है, 80 से 50 हो गई है। देयर इज नो साइंस हियर, देयर इज नो साइंस। क्या है, क्यों कम हुई है? मेरी बात की समझ आई ना? कम कैसे हुई है ये साइंस है। अगर कोई कहते हैं अच्छा एक आम टेक्नीशियन मॉली ये है, ये काम कर सकते हैं, यही काम लैब के अंदर इवन डीएनए में आइसोलेट वो कर सकते हैं, बैक्टीरिया में ग्रो कर सकते हैं, उनको, ये तो लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं। आप देखोगे छोटे शहरों में जाएं, छोटे छोटे जो लैब टेस्ट है वो कौन कर रहा होता है? मैट्रिक पास। ऐसा ही है, पीसीआर लगा रहा है मैट्रिक पास, एफएससी की है, उनको बता दिया यार ऐसे करना है, देख रहे वो सिर्फ वो काम करेगा जो उनको बता दिया गया, लेकिन उसके अंदर साइंस क्या है? वो आप है, यू आर अ साइंटिस्ट। ठीक है, इसके, ये साइंस आपने तलाश करनी है। ये कैसे तलाश करनी है? मैं आपको पूरा साइंटिस्ट बनाऊंगा, पूरा फुल फ्लैज प्रो मैक्स। सही है, प्रो मैक्स साइंटिस्ट आप लोगों ने बनना है। तो कैसे बनेंगे? क्वेश्चन रेज करने हैं। क्या करने हैं? तंज करना है। जो रिश्तेदार आपस में करते हैं ना, फुफियां भतीजियां ते कर दिया ते ਉਹਨੇ ਆ कलर रेड पाया सी ते सोना नहीं सीगा। तो यू नो तंज, तंज क्या होता है बच्चे? टॉन्ट। आपने अपनी रिसर्च के ऊपर टॉन्ट करना है। ऐसा ही क्यों आई है ये रिसर्च? ਇਹਦਾ कलर रेड ही क्यों आया? ਉਹਨੇ रेड कलर के कपड़े ही क्यों पाए? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही सोहनी नहीं लगती, ये बिल्कुल ही भैड़ा लग रहा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है? तो ये आपने मालूम करना है बच्चों। समझ आई? कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। पहले तो आप अपना माइंड क्लियर करें ना, मैंने ये करना है। आपने वो तबलीगी वाले क्या कहते होते हैं, तो इरादा कर ले। क्या कर ले? चिल्ले पे जाएंगे तो इरादा कर ले आपने। अच्छा क्यों? अच्छा आपने ये इरादा इस नीयत से करना है कि अल्लाह ताला ने कहा है ये मैंने कायनात बनाई, प्लांट चरिंद परिंद बनाए, ये मैंने कैसे बनाए? इसमें अकल वालों के लिए जो काम अल्लाह ने कहा है वैसे करने की नीयत करना सवाब है। वैसे करना। अब आप इरादा कर लें, आप समझो मैंने चिल्ला डीन जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर चिल्ला करना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मेरे इस दिए हुए निजाम को स्टडी करो, और इसमें से जो चीजें मैंने कैसे बनाई है इसको स्टडी करो। ये कलर ग्रास टॉलरेंट क्यों है? ये अल्लाह ने कैसे बनाई, क्यों टॉलरेंट है, इसको स्टडी करना इबादत है। क्या है बच्चे? ऐसा ही है। गलत तो नहीं मैं कह रहा, अगर मैं गलत हो तो मुझे बता देना, माफी है आप, क्योंकि मैं तो वो बताता हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। अगर अक्ल वालों के लिए, इसमें अक्ल वालों के लिए ला रईब, अल्लाह ताला ने कहा इसमें कोई शक नहीं है, इसमें अक्ल, अक्ल वालों के लिए आप अक्ल वाले हैं। अक्ल वाले होते हैं साइंटिस्ट। अक्ल वाले क्या होते हैं? साइंटिस्ट। आप हैं साइंटिस्ट। अब हम, अच्छा अब ये जो चीज है, इट मींस हमें पता चला कि जो साल्ट है ना, साल्ट NaCl क्या है? Na, जब इसको जब पानी में डालते हैं ना, सोडियम क्लोराइड को, जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाते हैं, और प्लांट उसको अपटेक कर लेता है थोड़ी तादाद में, इन लिटिल अमाउंट, इन लिटिल अमाउंट, दिस इज गुड। हम भी नमकियात लेते हैं, we all these needed in little amount, that is good for our health, that is good for our, but in large amount they are toxic, they are, they produce toxin, that is
नॉट गुड फॉर आवर प्लांट हेल्थ। ओके, लेकिन अगर कोई प्लांट ज्यादा ले रहा है सॉल्ट, लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा, उसकी यील्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, उसकी फिनोटाइप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, व्हाट डज इट मीन? वो टॉलरेंट है, उसको हम कहेंगे साल्ट हाइपर एक्यूमुलेटर। हाइपर किसे कहते हैं? ज्यादा, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट करने वाला। अच्छा, बच्चे आपका नाम? ईमान। ईमान अगर जहर भी पी ले तो इसको कुछ नहीं होता। अब ऐसा क्या है ईमान के अंदर? अच्छा, इसकी दो चीजें हो सकती हैं कि वो जहर को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती होगी। वो लेती है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, जहर आती है, उसको उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करती है और उस जहर को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए वो सर्वाइव कर रही है। इसलिए वो उसको हम कहेंगे साल्ट एक्यूमुलेटर। क्या कहेंगे? हाइपर एक्यूमुलेटर ऑफ साल्ट। समझ आ गई आपको? अगर कोई प्लांट ऐसा करता है वो साल्ट टॉलरेंट होगा। क्या होगा वो? अच्छा, दूसरा ये है, साल्ट को, ये सेल है ना, सेल, सेल के अंदर होता है वैक्यूल। ये एनएचएक्स जीन जो है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन। एन का मतलब सोडियम, एक्स का मतलब हाइड्रोजन, एक्स का मतलब एक्सचेंजर। क्या है? एक्सचेंजर। ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी अमोनियम आयन होते हैं ना, उसको ये वैक्यूल में ट्रांसफर कर देता है। नहीं लगी समझ? ठीक है, जिसकी वजह से वैक्यूल से ये एक्सक्रीट हो जाते हैं या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म होती है, उससे कलर ग्रास सरवाइव करती है। ये हमने लिटरेचर पढ़ा, पता चला कि कलर ग्रास के अंदर एक जीन होता है NHX1। वो क्या करता है? सोडियम को सेल मेम्ब्रेन से लेकर ट्रांसफर कर देता है वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सॉल्ट। अच्छा, अब अगर सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयन हो तो वो क्या करते हैं? क्वेश्चन ये है, अगर वो वैक्यूल में ना जाए, इन दिस केस अगर वो वैक्यूल के अंदर नहीं जा रहा, इतनी उसका एनर्जेटिक जीन काम नहीं कर रहा टोमेटो के अंदर, अगर वो साल्ट की वजह से ससेप्टिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर एनएचएक्स जीन ही नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है, या एनएचएक्स है, काम नहीं कर रहा। दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं ना, या तो एनएचएक्स सही नहीं, अगर है तो काम नहीं कर रहा। देयर इज अ मेनी पॉसिबिलिटी, यस, यू कैन से दैट। ठीक है, अब हमने जीनोम वाइड एनालिसिस करके ये मालूम करना है कि टोमेटो के अंदर एनएचएक्स है कि नहीं। हमने टोमेटो का पूरा जीनोम हमारे पास आ गया। अब हमने एनएचएक्स वाली जीन की सीक्वेंस ली, अरेबिडोसिस की, और उसको ब्लास्ट किया या सर्च किया टोमेटो के जीनोम के अंदर, तो पता चला कि 6 जीन है एनएचएक्स वाले। कितने हैं? वो 6 है भी, फिर भी काम नहीं करते। जितना पाकिस्तानी टीम है, 11 प्लेयर अब काम नहीं करते, इट मीन वो रिडंडेंट हो गई है। वो टीम क्या हो गई है? जो उसके प्लेयर निकम्मे हैं, रिडंडेंट है, वो काम नहीं कर रहे। उसका हल क्या है? उनकी अच्छी ट्रेनिंग की जाए, या नए प्लेयर उसके अंदर ऐड किए जाए, या पुराने अच्छे प्लेयर बाबर आजम जैसे उन्होंने निकाल दिए तो उसको ऐड किया जाए। ये सोल्यूशन है उसका। ठीक है, अब टोमेटो के अंदर जीन्स तो है, हमने जीनोम बाइंड किया, सर्च किया, तो पता चला जीन्स है, काम क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन ये है कि व्हाई दे आर नॉट। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है?
भी इसकी यील्ड कम क्यों हुई है, इसकी यील्ड क्यों कम हुई है, इसकी यील्ड अच्छी है, इसकी कम है, ये कम क्यों हुई है, ये हमने तलाश करना है, इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या करना है, हमें पता चला कि इसके अंदर NHX जीन्स हैं, यहां तक तो हमें पता चल गया टोमेटो के अंदर है, क्योंकि हमारे पास जीनोम अवेलेबल था, इंटरनेट से हमने जीनोम सीक्वेंस डाउनलोड की और हमें पता चल गया कि देयर इज NHX genes are present in। अब वो काम क्यों नहीं कर रहा है, या काम उस टाइम कर रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, समझ आ गई। बर्थ किया, जहां पर सफाई सुबह के टाइम करनी थी, स्वीपर आता है शाम के टाइम, सारे चल चुल गए, देयर इज नो नीड ऑफ दैट, एटलीस्ट पौधा डैमेज हो गया, अब वो काम कर रहा है, देयर इज नो नीड। अच्छा, अब इसको स्टोरी को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, मैं आपको सिर्फ साइंटिस्ट बनाने के तरीके समझा रहा हूँ, समझ आ गई। अच्छा, क्वेश्चन ये है, हमारी बॉडी के अंदर कितने जीन है, 30,000 मैंने बताए थे, यहां से लेकर यहां तक हर जगह कितने जीन हैं, 30,000 जीन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है अल्लाह का। मैं इस टाइम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, क्लास पढ़ा। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਡੇਟ है, है? हाँ जी, हाँ, ओके, क्या कह रहे थे हम। अच्छा, क्वेश्चन ये अब राइज होता है बच्चों, ये जो NHX जीन टोमेटो के अंदर है, ये किसी ने अभी तक करेक्टराइज नहीं किए, इसके फंक्शन नहीं स्टडी किए। You are the first man in the world who are trying to study these gene in tomato. What are the function of that gene? What is the diversity of that gene? 30,000 जीन्स है हमारी बॉडी के अंदर। मैंने कहा था कि यहाँ पर आंख है, यहाँ क्यों नहीं है, हर जगह 30,000 जीन्स है, हर सेल के अंदर, यहां से लेकर यहां तक हर जगह, लेकिन हर जगह हर चीज क्यों नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, जीन का जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ आइज रिलेटेड जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जहां स्किन रिलेटेड होते हैं, जहां जो भी है तो ब्रेन रिलेटेड जीन्स ही एक्सप्रेस होंगे, दूसरे जीन एक्सप्रेस, बाकी जीन चुप होते हैं। क्या होते हैं, उसको मिथाइल रिलेटेड होते हैं, क्या होते हैं, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है, जिस तरह उस दिन भी मैंने कहा था, अगर देखे हो कीड़े हो तो मैं नहीं। अच्छा, अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक स्टिमुलस आता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी ना हमने, वो उसके मुताबिक वो उसको वो जीन को एक्सप्रेस कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि NHX जीन जो है टोमेटो के अंदर, क्या वो कहीं मिथाइलेटेड ज्यादा तो नहीं हो जाता, और उनका जो ट्रांसक्रिप्शन, जो उस जीन को एक्टिवेट करने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उनके अंदर म्यूटेशन आ गई हो, नहीं लगी समझ, आ गई, आपको नहीं लगी, पीछे सबको आ गई है बच्चों। मैंने उस दिन बताया था कि ये सेल है, बाहर कोल्ड आया, ड्राउट आई, सॉल्ट आया, तो अंदर एक प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हुई, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर गई, जाके प्रमोटर रीजन के अंदर जाकर बाइंड किया, फिर ओपन रीडिंग फ्रेम से mRNA बनाना शुरू कर दिया, उसने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन ने भी इसको प्रोटेक्ट कर दिया। साल्ट के दौरान जो जीन एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होना था,
क्या वो नहीं एक्टिवेट हुआ? जिस तरह हम अगर कहते हैं कि पॉलन ग्रेन से क्या बनता है, पॉलन ट्यूब, डबल फर्टिलाइजेशन पड़ी हुई है, पॉलन ट्यूब बनती है। फिर उसके अंदर दो सेल, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक जनरेटर में ट्यूब, ठीक है। उनमें से एक एग के साथ फर्टिलाइज होता है, एक एंडोस्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। फिर वो एग जो है वो जाइगोट बन जाता है, उससे सीड बनता है। ये आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे फ्रूट आपको मिलते हैं जो सीडलेस होते हैं, बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, नहीं उसमें होते हैं। अच्छा, तो वो सीडलेस क्यों है? नेचुरली देयर शुड बी अ सीडलेस, सीडेड। अब किन्नू आया है सीडलेस। अच्छा, लेमन के अंदर के सीडलेस भी होते हैं कि सीडेड भी होते हैं, ठीक है। अब एक प्लांट सीडलेस हो गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टिग्मा, भाई बहुत गंदी ड्राइंग है, ठीक है, यहां से ओव्यूल के अंदर आया, सीड ओव्यूल के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर क्या बनता है, फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड। फर्ज किया यहाँ पॉलन ट्यूब भी ना बनी हो, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ट्यूब ये फर्टिलाइजेशन ही ना हो, वो जीन जो पॉलन ग्रेन और एग को फर्टिलाइज करवाता है, उस जीन के अंदर ही प्रॉब्लम हो, पॉलन ग्रेन प्रॉब्लम हो, स्टिग्मा के अंदर, उसके रिसेप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, वो जीन जो स्टिग्मा बनाता है उसने वो अच्छा ना बनाया हो। अच्छा, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फ्रूट कैसे बन जाता है फिर? फ्रूट ये है कि पॉलन ग्रेन के अंदर ना ऑक्सिन या जिब्रालिन होता है। जब भी पॉलन ग्रेन, चाहे उसका पॉलन ग्रेन सही हो या ना हो, लेकिन उस पाउडर उसके साथ ना ऑक्सीजन आ जाता है और जिब्रालिन, और वो ऑक्सीजन और जिब्रालिन ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। मेरी मेरी बात की समझ आई? इनमें फ्रूट ने तो बनना ही बनना है। सीडलेस कैसे बनेगा? इनमें से किसी भी एक जीन के अंदर प्रॉब्लम होगा, सीडलेस बन जाएगा। अब हमने ये देखना है कि एक नेचुरली सीडलेस किन्नू आया है, उसके किस जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, ये साइंस है। एक बंदा आ जाता है, यार मैंने, एक माली ने या एक किसान ने कहा कि मेरे घर में एक सीडलेस किन्नू लगा है, एक ब्रांच थी उसके ऊपर नेचुरल म्यूटेशन आई, एक्सरेज कहीं से वो केमिकल ट्रीटमेंट हुई, क्या हुआ कि उसकी जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई। अब उसके एक ब्रांच के अंदर सिर्फ म्यूटेशन हुई, बाकी ब्रांचेस के सीडेड किन्नू थे, एक में सीडलेस थे। उसने वो ब्रांच कट की, उसकी ग्राफ्टिंग की, नए पौधे बना लिए। मेरी बात की समझ आई ना? अच्छा, अब उसके पास कई पौधे ऐसे बन गए जो सीडलेस है। अब यहां पर कोई साइंस नहीं है, देर इज स्टिल नो साइंस देयर। वो सीडलेस कैसे बना, किस जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, और उसने क्या पॉलन ट्यूब नहीं बनने दी, उसका एंटेगोमेंट नहीं बनने दिया, उसका सीड कोट नहीं बना, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसका पॉलन ग्लैंड खराब हो गया है, उसका पैलन करेंगे का वो एंथर नहीं बना, फिलामेंट नहीं बना, कुछ भी पॉसिबिलिटी। बीइंग अ साइंटिस्ट हमने ये आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज द, कि मैंने क्या कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, चलो, जैज कैश, ओके, क्या कहा? अच्छा, इसके ऊपर म्यूटेशन अगर हम आइडेंटिफाई कर लेना, अभी बहुत म्यूटेशन आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है। फर्ज किया हमने देखा कि किन्नू के अंदर नेचुरली एक म्यूटेशन हुई, बाद में वो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि उसका सीड कोड वाला जो जीन है ना, इंटेगुमेंट जिसने बनाना था, सीड कोड नहीं बन रहा, एम्ब्रियो बन रहा है। सीड कोड, जब सीड कोड नहीं ना बनेगा तो एम्ब्रियो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एम्ब्रियो क्या हो जाता है। अब हमने कहा कि अगर हम
ऑरेंजेस की जो किन्नू की और तरह की जो फैमिली, लेमन है ना वो भी किन्नू फैमिली को बिलोंग करता है ना, हम उसके भी उसी जीन को म्यूटेट कर दें क्रिस्पर कैस के थ्रू, क्रिस्पर कैस के थ्रू म्यूटेट करके उस जीन को उस टिश्यू कल्चर से एक नया ट्रांसजेनिक प्लांट बना ले। अगर तो वो भी सीडलेस हो गया, इट मीन आपने जो जीनोम करके आइडेंटिफिकेशन की थी ना, और आपको बाबा साइंस का खिताब मिल जाएगा, बापी साइंस, मदर ऑफ साइंस। मेरी बात की समझ आ गई ना? ये वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। उसके लिए पहले आपको पहला इनिशियल स्टेप, दारा भी आप बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर में, आपको अभी फिलहाल पहला स्टेप बताना चाहिए कि जीन आइडेंटिफाई कैसे करना है, जीन का इनिशियल पहला फंक्शन स्टडी कैसे करना है। वो उसके लिए हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ये टूल हैं, ये मैं आपको ऐसा घुमाऊंगा ना इसके अंदर कि आपकी कॉग्निटिव जो सोचने की सलाहियत है ना इतनी गुना बढ़ जाएगी कि आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है? और सुनता है, हेलो भाई, सोना है? मैंने पता थी जो जिदा तो मैं तेरे सुबह पहले देख लिया इस बंदे ने सोना आज। बहुत 14 साल हो गए, 15 साल पढ़ाता है, मैं पता चल जाता है पत्ते से देख के कि एक ही शय एक ही करेगा फ्यूचर साढ़े का। ठीक है, क्यों सो रहा है? अब समझ आ रही है हम लोगों को कि हम इट फोकस ऑन विजन एनालिसिस डिसेमिनेशन ऑफ की गोल क्या है, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट, मीनिंगफुल इनसाइट, क्या निकालना है उस जीन के फंक्शन में से, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करेगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, अगर नहीं एक्सप्रेस हो रहा कोई ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जाकर इनएक्टिव और वो फंक्शन नहीं करने दे रहे। पर क्या इसके अंदर डैमेज आ गया है और ये इसके साथ बाइंड ही नहीं कर रहा। जब ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो ये थोड़े अरसे बाद खुद ब खुद ही खराब हो जाएगी। इट मीन इसका जो फंक्शन था ये इस ऐसे ये फंक्शन नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट रिडंडेंट हो गया और वो साल्ट टॉलरेंट हो गया, जो साल्ट पानी आ गया। ठीक है, साल्ट ससेप्टिबल हो गया। मेरी बात की समझ आई? ये कैसे तलाश करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह वो एल्गोरिथम के अंदर मैंने कहा था ना, आप पहले केटल चाय बनाएंगे, पहले केटल लेंगे, फिर आग डालेंगे, फिर उसके अंदर पत्ती डालेंगे, एक रोबोट्स को कहेंगे तो रोबोट कैसे काम करेगा। वो इस ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले आती हो। पहले आपने ना उसका ग्राफ वैसे आना चाहिए, वो बेसिक। बाद में हमने डीएनए सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब इट हेल्प इन एनालाइजिंग जेनेटिक सीक्वेंसेस, यही बता दिया मैंने आपको। और इट आल्सो इनेबल ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आपने हर बंदे की इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, हर बंदे के अंदर जीन्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर बंदे का जीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर बंदे का पैथोजन को किल करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसलिए एक ही ड्रग हर बंदे को, ठीक है, इसलिए जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन इसकी दुनिया में आने वाली है कि हर हॉस्पिटल में, हर रिसर्च सेंटर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बगैर जॉब्स नहीं होंगी। जिस तरह डाटा साइंस की क्यों जॉब आ रही है, सबसे ज्यादा मेरिट क्यों है डाटा साइंस का? ये समझो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल डाटा साइंस है। ये क्या है? बायोलॉजिकल। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्टीज हो गई आप लोगों की, तो इतनी जॉब्स है, इतनी जॉब्स है कि यू कांट इमेजिन कि किस लेवल के ऊपर आपको डाटा तो जनरेट करना। इतनी हाई थ्रूपुट मशीन है ना, उस मशीन के अंदर प्लांट का लीफ डालते हैं या वो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है, डाटा दे देता है। उस डाटे को एनालाइज करने वाले बंदे ही नहीं है, उस डाटे को एनालाइज करने वाले
वो वो डाटा एनालिस्ट बन जाए आप। ठीक है, तो बहुत जॉब्स है। ठीक है, तो मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब है स्पोर्ट एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड जीनोमिक्स। यही अभी बता रहा है कि जीन इवॉल्व कब हुआ, जीन के अंदर क्या हुआ होगा, किन हालात में। अच्छा, डार्विन की थ्योरी है ना, डार्विन की क्या थ्योरी है कि वही प्लांट जीन या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो अंडर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। कलर ग्रास ने ऐसा क्या किया कि अंडर हाई सॉल्ट कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। ये हम उसकी एवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे कि उस टाइम ऐसे क्या हालात हुए होंगे कि कलर ग्रास ऐसे जगह सरवाइव कर गया जहां पर हाई सॉल्ट। इसी तरह आपको मिलेंगे कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्लांट स्पीशीज मिलेंगी। 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर जाते हैं? उन्होंने क्या ऐसी अडॉप्टेशन की है, उनके जीन्स के अंदर ऐसा क्या चेंज आई है कि उसकी जो उससे प्रोटीन बनती है वो थर्मोस्टेबल हो जाती है। थर्मोस्टेबल का मतलब हीट टॉलरेंट हो जाती है, और उस लेवल के ऊपर भी वो ट्रांसक्रिप्शन कर रही है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी वो सेल मेम्ब्रेन बना रही है, उसका सारे अंदर वाले प्रोसेस हो रहे हैं। कभी सोचा जी ऐसा क्यों करते हैं वो? जे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा लार्ज स्केल बायोलॉजिकल डाटा, बहुत बड़ा डाटा भी है ना हमारे पास। तो नसीम वकी नहीं कहता ਹੁੰਦਾ मैं बहुत अमीर आदमी है, मैं बहुत पैसा मेरे को, साढ़े को हाई थ्रूपुट डाटा। हाई थ्रूपुट डाटा किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा डाटा। फर्ज किया आपने एक या दो जीन का एक्सप्रेशन चेक किया, ये हो गया लो डाटा, थोड़ा सा डाटा। अगर ऑल 30,000 जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, वो भी आजकल मालूम हो जाता है एक दिन से। आपने अपना सेल वो एक कंपनी को देने हैं, उसने हमें एक कंट्रोल और ट्रीटेड, वो हमें बता देगा कि इन कंट्रोल के अंदर इन 30,000 में से कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हैं, इनमें कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हैं। डाटा आ गया 30,000 जीन का डाटा कंट्रोल और ट्रीटेड का, जिस तरह ये मैंने बताया है कंट्रोल और। अब इतना बड़ा डाटा उसको एनालाइज करने के लिए वी नीड बिग कंप्यूटर, बड़ा डाटा। मैं सारी ये चीजें आपको इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि दो डिफरेंट प्लांट के अंदर उसके 30,000 जीन का डाटा है हमारे पास, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। और उस बेस के ऊपर मैं बताऊंगा कौन सी प्रोटीन बन रही होगी। उस प्रोटीन की बेस के ऊपर हमें यह पता चल जाए कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा। उस एंजाइम्स की बेस के ऊपर हमें यह पता चल जाएगा कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इस प्लांट के अंदर। उस केमिकल रिएक्शन से हमें यह भी पता चल जाएगा कि उसकी फिनोटाइप क्या होगी। मेरी बात की समझ आई? इतनी हाई थ्रूपुट डाटा एनालिसिस आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाएंगे कि ये चीजें सारी कैसे होती हैं, कैसे हम नोवल डिस्कवरीज कर सकते हैं, कैसे हम सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब एप्लीकेशन क्या है? नॉन सीक्वेंसिंग एनोटेशन है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी हम मालूम कर सकते हैं, फार्माकोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इनका जीनोम को इसके जीनोम के साथ कंपेयर करना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों के अंदर सिमिलर हैं, कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों के अंदर डिफरेंट, ऐसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव जीनोमिक्स। फिर सिस्टम बायोलॉजी एंड पाथवे एनालिसिस, ये वही है जो भी मैंने बताया कि आरएनए से, प्रोटीन प्रोटीन से, एंजाइम एंजाइम से, वो फिनोटाइप, ये इसको क्या कहते हैं? सिस्टम बायोलॉजी एंड पाथवे एनालिसिस। एनोटेशन, एनोटेशन कहते हैं, हाँ, एनोटेशन कहते हैं जब आप इस डिपार्टमेंट में आए हैं, आपको कोई नहीं जानता, अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया,
रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब है अब आपको एनोटेट कर दिया गया, डिजिटली आपको कोई कोड दे दिया गया, इसे कहते हैं एनोटेशन। एक जीन है, उसकी सीक्वेंस आ गई है, अब उस सीक्वेंस को हमने एक आईडी देना है, उसके फंक्शन स्टडी करके उनको एक आईडी देना है, इसको कहते हैं एनोटेशन। इसे क्या कहते हैं? और एनोटेशन की बेस के ऊपर फिर हमें यह भी पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। ऐसे कहते हैं जीन ओंटोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? अब जीन ओंटोलॉजी क्या है, पढ़ाइए कभी इसके बारे में। ठीक है, ये भी हमने कर ली है इसी के अंदर ही। जीन ओंटोलॉजी क्या होती है? जीन ओंटोलॉजी बच्चे के जीन का फंक्शन मालूम करना। अच्छा, अब आप सब में से मैंने ये मालूम करने हो कौन से बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और मैंने आपको देखा ना हो, लेकिन मेरे पास आप एनोटेटेड फॉर्म में आ जाए, मैं उस एनोटेशन की बेस के ऊपर ये चेक कर सकता हूं कि आप में से कौन अच्छा क्रिकेटर है। नहीं लगी समझ? अच्छा, फर्ज किया जो अच्छा रन करता है ना, बहुत फास्ट रनिंग करता है, उस पर अब कोड दे दिया गो 0001। क्या नाम दे दिया उसको? जो 60-80 में लाता है उसको गो 002। जो रोकता अच्छा है उसको गो 003। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो फास्ट बॉलर है, उसको गो 004। एनोटेट कर दिया हर बंदे का, आपको देखा, आपका देखे ये करेक्टर्स हैं, फिर उन करेक्टर को एक कोड में कन्वर्ट किया। अच्छा, कंप्यूटर जो एनालिसिस करता है ना, वो ये नहीं हाई फास्ट रनिंग नहीं देखेगा, उसको एक कोड देंगे ना गो 01, वो गो 01 को ये कहेगा ये हाई फास्ट वाला बंदा है। नहीं लगी समझ? अच्छा, वो हम, आपका नाम क्या? अब्दुल रहमान के बारे में ये 7 कोड आए मेरे पास, इसके बारे में स्लीपिंग कोड ही आया। ठीक है, बहुत 8 घंटे सोता है उसका कोड और है, 6 घंटे कोड सोता है उसका कोड और है, जो ठीक है जो 24 घंटे सोता रहता है उसका कोड। फिर देखा कि कौन सा कोड है जो जिससे वो हर टाइम लड़कियों को ताड़ता रहता है, वो कोड और है। एक शरीफ बच्चा है, उसका कोड, अल्लाह मियां ने साडे कोड ही सानू लभणे हैं। तो थोड़ी एपीजेनेटिक्स के ऊपर जो कोड हुए होंगे ना, कौन कौन से मिथाइलेटेड हुए हुए हैं, कौन कौन से नहीं मिथाइलेटेड हुए हुए, इसे कहते हैं एपीजेनेटिक्स। वो जो मिथाइल नहीं हो रहे हैं वो एक खास इन्वायरमेंट की वजह से हो रहे हैं ऐसा। अल्लाह मियां ने जो तुम मरना हो थोड़े जेड़े जेड़े जिथे जिथे कीलां लगियां हुई, वो रीड कर लेनिया, वो कोड्स रीड कर लेने। है जी जन्नत, है जहन्नम। फरिश्तियां ने, अच्छा, अब आप जब कहते हैं ना, अगर मेरे किसी के बाद इसके बाद कोई अच्छी चीज आ गई है, लेकिन मेनू बहुत बुरी लगी, मैं हसद आदमी है, क्या है, हसद करता हूं, ये इसके पास ऐसी चीज क्यों आ गई है बच्चे। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुबारक तो बात तो दूंगा, मुबारक हो। इसकी जो बॉडी है ना, वो मेरे अंदर सिग्नल को डिटेक्ट करेगी। जब मैं हसासत हूं ना, मेरे अंदर केमिकल प्रोड्यूस होगा जो मेरी सेहत को खराब कर देगा। जब मैं उसको हाथ मिलाऊंगा ना, वो सिग्नल, ये इसकी बॉडी वो सिग्नल कैच कर लेगी, इसको भी वो अंदर भी वो केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं नजर लग गई, कहते हैं ना, उस बंदे ने देखा नजर लग गई, एडी भैड़ी नजर सी। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है? एडी भैड़ी, इस बंदे ने बोल ना जाइए पनौती आ, कहते हैं ना। एक्चुअली इसकी भी कुछ साइंस होती है, देयर इज अ साइंस, ठीक है, एवरीथिंग देयर इज अ जीन्स इन्वॉल्व, इसके अंदर साइंस के अंदर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर चीज जीन्स कंट्रोल करता है। इनको कौन कंट्रोल करता है? जेनेटिक्स। इसको कौन कंट्रोल करता है? जेनेटिक्स। समझ आ गई आपको? तो अब क्या है,
कि ओके, अच्छा, समझ आ रही है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जीन्स को कैसे स्टडी करना है, उसके फंक्शंस को कैसे स्टडी करना है, उसके लिए हमने एक फुल फ्लैज साइंस चाहिए। ये आ गया बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर ब्लास्ट आता है, आपको कभी किया ब्लास्ट धमाका? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक टूल है जिसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं पूरे जीनोम के अंदर कौन सी डोमेन है और कौन सी डोमेन, ठीक है, उसकी होमोलॉजी मालूम कर सकते हैं। जीन बैंक और ईएमबीएल ये एक डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस, जहां पर जीन की सीक्वेंस पड़ी है, प्रोटीन की सीक्वेंस पड़ी है। यूनिप्रोट प्रोटीन का डेटाबेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। फिर ये प्रोटीन डेटाबेस एक और आ गया। फिर एनसेम्बल के अंदर जीनोम पड़े हैं सारे, फाइटोसोम है उसके अंदर भी जीनोम पड़े हैं। ये सारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर से हम जीन्स को डाउनलोड करेंगे, उसकी सीक्वेंसेस को डाउनलोड करेंगे, फिर उसके फंक्शन स्टडी करेंगे। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, जहां पर बहुत चीजें कलेक्टेड होती है। ठीक है, फ्यूचर क्या है? आजकल एआई आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है। हम अब इसकी तरफ, अभी जो मेरे जो दोस्त की कॉल आई थी ना, वो एआई का एक्सपर्ट है। मैं अपना अब जिनोमिक एनालिसिस को, बायोइनफॉर्मेटिक्स को एआई के साथ इंटीग्रेट करके हम मशीन लर्निंग के थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं ये जीन का फंक्शन क्या होगा। पहले हम डाटा जनरेट करते हैं, उसमें से कुछ जो हमारी बेसिक बायोइनफॉर्मेटिक टूल को यूज करते हम कुछ इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं मशीन लर्निंग वालों के पास। ठीक है, मैं उनसे अब सीख रहा हूँ साथ वो, लेकिन वो हमें, मैं उसको डाटा देता हूँ, वो हमें डाटा प्रिडिक्ट करके दे देता है, मॉडलिंग करके, जैसे फोरकास्ट कर देता है। लेकिन मैं उसको कहा कि बच्चे मैंने भी सिखा दें, लेकिन वो सिखाते ही नहीं है। तो कहते हैं यार यही मसला हुआ। जब आपके पास कोई नॉलेज हो ना, हम तो होते हैं कि ए टू जी सिखा देते हैं। आपको ना सिखाना है ना, मैं ए से जी सिखा देना सारा कुछ, लेकिन कोई नहीं सिखाता। ठीक है, अब वो मुझे कहता है स्पीक, तू मुझे सिर्फ डाटा भेज देगा, मैं तेरे एनालाइज करके देगा करूंगा, मैं तेन सिखाना थोड़ा कोई नहीं। ठीक है, मैं कहा चल ठीक है, तू मेरे ना डाटा एनालाइज करके हमें ये बता दे कि इसके डाटा के अंदर है क्या चीज, वो हमें बता दे। ठीक है, आगे है प्रिसीजन, वो आगे बता दी मैंने। रियल टाइम डिजीज आउटब्रेक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि रियल टाइम में डाटा ऐसा जनरेट होगा और कहाँ डिजीज आ रही है। फिर पर्सनलाइज हेल्थ मेडिसिन, अब इसमें इसके थ्रू हिसाब लगा लो। ये सारियां टेक्नोलॉजियां ये फ्यूचर है, जिनको बायोइनफॉर्मेटिक्स आती होगी वो जॉब्स है, सारी सारी जॉब्स अब इस तरह की आनी है। ठीक है, एआई, अच्छा एआई, पता पता क्या है? एआई आपको ये बताएगी करना कैसे है, करना आपने खुद है। अच्छा, एआई ये आपको बता देगी कि आपने लाहौर में इस टाइम पे ये प्लांट ग्रो करने हैं, ग्रो आपने खुद करने हैं। इसलिए आजकल नॉलेज तो बड़ा है, स्किल नहीं है। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करें ज्यादा, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। एआई आपको प्रैक्टिकल चीजों से नहीं रोकेगी। ठीक है, जो अगर आप फर्ज किया, एआई ये बता देगी कि ईंट को कैसे ऊपर फेंकना है, फेंकना तो आपने, एआई ऐसे बताएगी लंबी लंबी कैसे फेंकते हैं, है बहुत ही फेंक लेते हैं ना। तो वो स्किल आपके पास है। ठीक है, किचन को मैनेज कैसे करना है वो आपको बता देगी, लेकिन मैनेज आपने, ठीक है, आपने स्किल, आपको पता है कि दुनिया में तमाम अंबिया कराम को बकरियां चराने पे जरूर लगाया अल्लाह मियां ने। हजरत यूसुफ हो गए, हजरत जो जिसको इसराइल कहा जाता था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराते थे। वो क्यों चराते थे? ताकि उनके अंदर मैनेजमेंट की स्किल आए। क्या आए? स्किल आ जाए।
क्योंकि और इसके अंदर दो चीजों की स्किल, एक मैनेजमेंट आती है, एक हमदर्दी बड़ी आती है, क्योंकि आप जानवरों के साथ प्यार करते हो, बड़े प्यार। तो आपके अल्लाह मियां ने फिर जिस बंदे को जितना बड़ा ओहदा देना होता है ना, उसको ज्यादा तकलीफें देता है। अगर आपके पास ज्यादा तकलीफें आती हैं, इतनी अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा रुतबा देना है। अब अक्सर हम थोड़ी सी तकलीफ पे कहते हैं, अल्लाह मियां ने साढ़े ही इदा करना सी, अल्लाह मियां ने मेरे नाल ही इदा करना सी। समझ आई ना? ये नाशुक्री होती है। अल्लाह मियां आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ करवा रहा है। अल्लाह मियां आपको ट्रेंड कर रहा है। अल्लाह मियां आप अब पिछले दिनों सैलाब आया हमारे पार्क व्यू में, बताया था मैंने आपको। तो अब अल्लाह मियां ने लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर हमें टेंशन तो हुई, लेकिन अब हमें यह पता चलेगा कि सैलाब के दौरान अपने आप को मैनेज कैसे करना है। अब अल्लाह मियां ने क्या किया कि उन्होंने हमारे बिल माफ कर दिए, बिजली के। ठीक है। अच्छा, हमारे तो एमी सैलाब ना, एमी थोड़ा आया, 200 मीटर तक आगे गया, फिर वापस चला गया एक दो दिन के बाद। लेकिन उन्होंने हमारे बिल माफ कर दिए। अब मेरे भाई का घर था 3 गलियां छोड़ के, उधर सैलाब। अब जब वो हमारे बिजली के माफ बिल हो गए, वो कहते साढ़े भी आ जाता। 17-18 हजार रुपया प्यो। लेकिन जस्ट किडिंग के अल्लाह मियां ने हर काम के लिए। अच्छा, एक और बात, मुसीबत अल्लाह ने पैदा की है। अगर कोई मुसीबत आवे ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि हर बंदे ਨੂੰ मुसीबत आनी है। इट डज नॉट मीन कि किसी को मुसीबत, अगर मुसीबत ना आनी होती तो नबिया ना आती। ठीक है, मुसीबत आनी है, लेकिन अल्लाह मियां का इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं। फर्ज किया, ये मुश्किल है ना, इसके साथ ये जिया है, इसके साथ आसानी है, इसके साथ। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? ये आसानी है। एक बार पिछले साल आपको पता होगा कि मरी में एक बार वो तूफान आया था, और उससे क्या हुआ था कि स्नो का तूफान आया था और गाड़ियां स्टक हो गई थी। एट दैट टाइम आई वाज विद माय स्टूडेंट्स, और मैं उधर स्टक हो गया था। अब उधर भी ठीक है। अब इतना मसला हो गया कि अब हमारी हम खानसपुर गए थे, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टूर जाता है हमारा, खानसपुर गए थे। वो जो खानसपुर पहुंचे 15 जनवरी सी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ टाइम। इस टाइम तो लोग इतों, और उस दिन अभी स्नो नहीं पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी थी। लेकिन जब हम गए तो इतनी स्नो पड़ गई, हम जल्दी जल्दी से निकले। हमने कहा कि कहीं हम ना स्टक ना हो जाए। वापस यूनिवर्सिटी की बस पे हम आ नहीं सकते थे, इतनी स्लो थी। फिर हमने ना प्राइवेट पिकअप से हमने बसों वालों को कहा तुम किसी तरीके से इस्लामाबाद पहुंच जाओ, हम जा रहे हैं। लेकिन हम उधर गली, वो कौन सी क्या, नदिया गली से आगे घोड़ा गली, और जहां पर ये लोड टोपा वहां पर फंस गए। अब हम बड़े परेशान, इतनी जब इतनी हमारे ना बारिश हो रही थी जिसमें भीग गया। अब बाहर निकालते थे तो इतनी इतनी बर्फ थी, गाड़ी चल नहीं सकती थी, अंदर ठंड लग रही हो। मैं क्या भी अल्लाह मियां ये केड़े। फिर मैं इन्ना माल यूसरा पढ़िया। मैं क्या हर मुश्किल के ऐसा मतलब अल्लाह सानू कट देगा। वो मेरे मेल स्टूडेंट थे, शुक्र है। वो बेचारे शहजादे ना थोड़ी देर बाद वो बर्फ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਚ इस्लामाबाद यूथ हॉस्टल पहुंचे। मरी से 8 से, लेकिन अल्लाह मियां ने फिर हमें बचा लिया था। लेकिन इन्ना माल उसकी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। टेंशन आनी है, टेंशन लेनी नहीं है। लड़कियां ज्यादा लेती है टेंशन ना, ठीक है, तो इसको टेंशन देनी भी नहीं है किसी को। समझ आ गई? ओके, ये होगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने कहा था कि आपने एक एक जीन आइडेंटिफाई करना है और उसका फंक्शन चेक करना है। क्या करना है?
अच्छा, आप एनएचएक्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। देखेंगे जिसके ऊपर जिस क्रॉप के अंदर इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ तो आप कर लें। मेरी बात की समझ आई ना? मैंने एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर आपने फाइटोसोम के अंदर लॉग इन करना था। सबने कर लिया, लैपटॉप ले आए, एक्सीलेंट। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं